हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज़ के क्रम में सीडीपी का टेस्ट सीरीज़ 4 लेके आए हैं। आज सेट 4 पे चर्चा करेंगे और सेट 4 में किस पे बातें होंगी? आज व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एच टेट, डी ट्रिपल एस बी और या फिर वो रीट का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके पहले मैंने सीडीपी का 3 सीरीज करवा दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन के आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है या तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नता की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने बात करी थी, ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है ड्रेवर, बी ऑप्शन टाइलर, सी ऑप्शन फ्रायड और डी ऑप्शन है गाल्टन। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर बात करें तो इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, जो दो व्यक्ति है वो समान नहीं है। इवन जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं उनकी शक्ल तो एक जैसी आपको देखने को मिल जाएंगी, पर उनमें शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, संज्ञानात्मक विकास, इन सब में आपको कहीं ना कहीं अंतर देखने को जरूर मिल जाएगा। यानी कि हर एक प्राणी जो होता है, हर एक दो प्राणी वो एक जैसे कभी नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है और यही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बात करी थी वो मनोवैज्ञानिक का नाम है गाल्टन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर। अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में बात करेंगे तो कोई भी बालक या व्यक्ति जो दो होता है उसमें विशेष प्रकार के आधार पर जो है अंतर पाया जाता है। जैसे अगर मैं अपने आप को अगर रख के देखूं तो मेरा इंटरेस्ट कुछ और होगा और आपका कुछ और इंटरेस्ट होगा। मेरी योग्यता कुछ और है, आपकी योग्यता कुछ और है। कुछ क्षमताएं हैं जो मेरे अंदर है, कुछ आपके अंदर है, कुछ और किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर है। यानी इन तीनों के आधार पर बालकों में अंतर पाया जाता है, रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के आधार पर हर व्यक्ति में, हर बालक में अंतर पाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? यहाँ सिंपल सा आपसे अर्थ पूछ लिया गया है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये बात नहीं कही गई है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है एक समान नहीं होते, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन के बारे में बात करें, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता तो दी गई है पर केवल शारीरिक भिन्नता नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। यही है ना हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन कौन सा है? लिंग भेद, मानसिक योग्यता, शारीरिक रचना या फिर इनमें से सभी। सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, लिंग भेद, यानी कि जेंडर के आधार पर भी तो हम भिन्नताओं को देख सकते हैं ना। मेल और फीमेल में जो होता है भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम जेंडर के हिसाब से ही देख सकते हैं। ए ऑप्शन भी राइट हो गया। मानसिक योग्यता के बारे में अभी पीछे हमने बात करी थी कि हर एक व्यक्ति का जो मानसिक जो योग्यता है वो अलग अलग होती है, यानी ये भी ऑप्शन राइट आंसर। शारीरिक रचना देखेंगे
देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की चपटी होती है, किसी की छोटी होती है। ठीक है, तो शारीरिक रचना के आधार पर भी लोगों में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। यानी डी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ाते समय एक सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? यानी एक टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका ध्यान किस पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी पर, शारीरिक क्षमता पर, पारिवारिक स्थिति या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता। आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद राइट आंसर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो देखिए, अगर एक क्लास है उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है उसका सबसे पहले ध्यान इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जाना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे। अगर वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर कक्षा में पढ़ाएगा तो हर बच्चे की जो अलग अलग योग्यता है उसके अनुसार एक टीचर को पढ़ाना चाहिए और फिर वो हर एक योग्यता के अनुसार बालकों को शिक्षण तकनीकी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः यानी कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देनी चाहिए, या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता में हर एक बच्चा वो अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग योग्यता का होता है। तो क्या करना चाहिए हमें? कठोर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। एनसीएफ ने साफ मना किया है कि बच्चों के सामने कभी भी कठोर अनुशासन नहीं दिखाना है। ठीक है, परीक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ानी है, एक समान गति पर बल नहीं देना है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में यही तो होता है, हर व्यक्ति के, हर बच्चे को हमें साथ लेकर चलना होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता, पर्यावरण, वंशानुक्रम एवं बुद्धि के सिद्धांतों से। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हम सब क्या है, बुद्धि से, प्रेरणा से, अभिरुचि से और आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही ये पता चल पाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तनु हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। तनु एक लड़की है जो हर एक पार्ट को बहुत ही जल्दी सीख लेती है, जबकि पिंकी उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दो लोग हैं, एक तनु है और दूसरी पिंकी। ये दोनों क्या करती हैं? एक तनु जो है वो पार्ट को जल्दी सीख लेती हैं, जबकि पिंकी पार्ट को देर में सीखती हैं। ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? क्रिया प्रसूत, निरंतरता, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिएगा, हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तनु के अंदर जो क्षमताएं हैं वो अलग है और पिंकी अलग है। देखिए, अगर आप भी क्लास में पढ़ते रहे होंगे तो आपके क्लास में भी आप अगर टॉपर की रैंक पे होंगे तो कोई एक बच्चा एवरेज में भी रहा होगा। ठीक है, और कोई एक बच्चा होगा जो चीज़ों को बहुत ही देरी से समझता होगा। यानी एक क्लास में बहुत सारे तरीके के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अगर तनु जो है वो जल्दी सीख लेती है, पिंकी लेट में सीखती है, इसका मतलब वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है वो लागू हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित रहते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें शिक्षण के दौरान, फिर भी आप देखेंगे कि एक बच्चा एवरेज में सीखता है, एक बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता है, और एक बच्चा जो बहुत ही धीरे प्रवृत्ति का होता है वो बहुत ही चीज़ों को बहुत ही लेट में सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो अनुपस्थित है, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, बल्कि क्या है, हर एक छात्रों में व्यक्तिगत गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है। क्लियर हो गई बात? व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको हर जगह देखने को मिल रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सा नहीं है ये बताना है। नहीं को ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये एग्जाम में हमें दिखाई नहीं देते हैं कि नहीं पूछा गया और हम टिक करके आते हैं
दूसरे ऑप्शन को। ठीक है, मानव के व्यक्तित्व एवं विकास पर उसके परिवार एवं समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी बालकों की अभिवृद्धि एवं रुचियां एक समान नहीं होती। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों की शारीरिक रचना पुरुषों से अलग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है मानव के व्यक्तित्व एवं विकास पर उसके परिवार एवं समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। परिवार और समाज का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो परिवेश से ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, सभी बालकों की अभिवृद्धि एवं रुचियां एक समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। बालकों में बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती, ये भी सही है। और स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हों, शिक्षार्थियों के लिए कठिन नियमों को लागू कर दें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। देखिए, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपको निपटना है तो सबसे पहले आप बच्चों को इंपॉर्टेंस दें। क्लास में ऐसा मत करिए कि आप बच्चों को इग्नोर करिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चों को इग्नोर करोगे तो वो क्लास में बहुत ही निष्क्रिय अवस्था में आपसे मिलेगा और ना ही वो चीज़ों को समझ पाएगा, ना ही प्रश्न पूछेगा, ना ही वो परिचर्या में भाग ले पाएगा। ठीक है, आप दोस्त की तरह उसको महत्व दीजिए, उसकी बातों का समर्थन करिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि वो क्या करे। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, याद कराने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, कलन विधि या फिर एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं, याद कराने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा और एल्गोरिदम भी कभी नहीं करना चाहिए। एल्गोरिदम का प्रयोग हमें नहीं करना है और ना ही तो निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि यह बाकी कक्षा के समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उसे पढ़ाने में, या फिर डी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का हमें सबसे पहले आकलन करना है, उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाना है और इसी से हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान जो हम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या करता है, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों की विविधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण को कम करते हैं, या फिर लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल, कक्षा में अगर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद को हम समझ जाएंगे तो ये हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए ये लाभकारी हो जाएगा क्योंकि ये विद्यार्थियों की यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को अनेक सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। बिल्कुल नहीं, विशेष में हमें नहीं भेजना है बच्चों को। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, यह भी बिल्कुल गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन, समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनेक अवसर उपलब्ध कराना, जैसे उनकी क्षमता है, जैसे उनके स्तर है, उस आधार पर उन्हें क्या करते हैं हम, अनेक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता मापन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? किससे, यानी कि कहा जा रहा है कि किससे हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को माप सकते हैं? बुद्धि लब्धि व उपलब्धि परीक्षण से, व्यक्तिगत व संवेग परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी परीक्षण? तो देखिए, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, बिल्कुल बुद्धि लब्धि और उपलब्धि से भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को माप सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत व संवेग से भी, विशिष्ट अभिक्षमता यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप नहीं है? नहीं पूछा गया है, गृह कार्य में कठिनाई के अनुसार विविधता हो, ये कठिनाई हमें नहीं लेना, ये बिल्कुल गलत हो गया ए ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न पत्र में कुछ सरल व कुछ कठिन हो, ये भी बिल्कुल गलत है। कक्षा में कमजोर बच्चों से आसान प्रश्न पूछे जाएं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे से हमें उसके स्तर के आधार पर पूछा जाना चाहिए। सही ढंग से पढ़ाने पर हर बालक गणित में निष्णात हो सके, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत विभिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? मानसिक गुणों में, शारीरिक गुणों में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो निम्नलिखित रूप से अगर पाई जाती है तो शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यानी कौन सी ऐसी शिक्षा दें जो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उपयुक्त मानी गई है? बुद्धि स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ठीक है। लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए, लिंग के आधार पर हमें गृह कार्य में विभिन्नता नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं करना है कि लड़का है तो इसको अलग होमवर्क देंगे और लड़की है तो इसको अलग होमवर्क देंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है ये। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत है। लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन बिल्कुल नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का भी प्रयोग नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हर एक बच्चे के बुद्धि के स्तर के आधार पर हमें बालकों का कक्षा विभाजन करना है। बालकों का जो बुद्धि स्तर है वो किस लेवल तक है, आपको लेवल पता लगा के तब जाके बालकों का कक्षा विभाजन करना है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया, वातावरण में विभिन्नता या फिर वातावरण के साथ अंतःक्रिया। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे निर्धारित होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होता है निर्धारित ये मैं बता देती हूँ। देखिए, क्या होता है कि अगर आपके मम्मी पापा जो हैं वो लंबे हैं, ठीक है, तो उनका बच्चा भी जो है वो क्या होगा, वो लंबा ही होगा। और अगर आपके मम्मी पापा छोटी हाइट के हैं तो आप भी जो है छोटी हाइट के होंगे। इसी तरह अगर आपके मम्मी पापा गोरे हैं तो आप गोरे होंगे, अगर वो काले हैं तो आप काले होंगे। ये अलग बात है कि आप क्रीम वगैरह लगा के फेशियल वगैरह करवा के गोरे हो जाएं, पर उनमें जो आपका जो वंशानुगत जो गुण है, वंशानुक्रम का जो गुण है वो आपके अंदर जरूर आएगा। और वातावरण की अगर बात कर लें तो जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो हम अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और बुरे वातावरण में रहेंगे तो बुरी चीज़ों को सीखेंगे। और इसी वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के आधार पर हमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी निर्धारित कर लेते हैं हम, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक कौन संबंधित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी टीचिंग एग्जाम्स ऐसा नहीं है अगर सीडीपी उसमें पूछी जा रही है तो व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे, टेस्ट सीरीज आपको डेली प्रोवाइड होती रहे, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।